आज हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट हम लोग आज क्रोमोसोम्स और होमोलोगस क्रोमोसोम को एक बार पढ़ेंगे, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लाइक जस्ट फॉर द रिविजन सेक। हम लोग को पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ये याद रखना है। क्रोमोसोम्स हमेशा हमारे पास पेयर में होता है। हम लोग कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स और वी से दैट वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं और वन पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। दैट डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो पेयर में हमेशा क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, और पेयर में जो क्रोमोसोम्स अकर करते हैं वी कॉल दैट एज होमोलोगस पेयर और होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये जो दो है हमारे पास यहाँ पे, ये जो दो क्रोमोसोम्स है वी कॉल दिस एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस पेयर और होमोलोगस क्रोमोसोम। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है? एक क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा दो क्रोमैटिड्स का बना होता है, बीच में इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा होता है एट द सेंट्रोमियर, बट इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। तो ये जो दो विंग्स हैं वी कॉल दिस एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के जो दो आर्म्स रहते हैं, सेम क्रोमोसोम के जो दो आर्म्स होंगे वी कॉल इट एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स होंगे, जैसे ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, इनके आर्म्स को वी कॉल इट एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। अब इन क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जीन्स प्रेजेंट होता है और जीन्स भी हमेशा हमारे पास पेयर्स में होगा। लेट्स से कि यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है, जीन्स के एलील्स होते हैं, दे आकर इन पेयर। लेट्स से कि यहाँ पे कोई हेट्रोजाइगस जीन प्रेजेंट है, जिसके एलील्स होंगे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि दूसरा जीन प्रेजेंट है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से दिस इज कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। तो यहाँ पे हमारे पास होमोजाइगस एलील्स है, यहाँ पे हमारे पास हेट्रोजाइगस एलील्स है। पर देखना ये है कि एलील्स भी हमेशा पेयर में होता है। अभी हम लोग इसको एलील्स या जीन्स के नाम से जानते हैं, अर्लियर दीज वर नोन एज फैक्टर्स। तो क्रोमोसोम्स भी हमेशा पेयर में होंगे और एलील्स भी हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है, दीज आर द एलील्स। कोई एलील किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम के किस पोजीशन पे कोई एलील प्रेजेंट है, उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं लोकस। लोकस, अगर अगर प्लूरल देखें इसका तो लोसाई बोलते हैं और लोकाई, और सिंगुलर लोकस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ड्रॉ कर लो जिस किसी को नहीं पता हो। तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स होते हैं दे आर नोन एज सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेम क्रोमोसोम के जो दो आर्म होंगे उनको भी कॉल इट एज सिस्टर क्रोमैटिड। दो साथ में जो क्रोमोसोम्स पेयर्ड अप होते हैं वी कॉल इट एज होमोलोगस क्रोमोसोम। और किसी अलील का, किसी भी जीन का, किसी भी फैक्टर का जो लोकेशन होता है, जो पोजीशन होता है क्रोमोसोम में, उसको हम लोग लोकस या प्लूरल में लोसाई या लोकाई बोलते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लो, ये समझना जरूरी है समझने के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हो जाए एक बार तो बता देना। दिस राउंड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये जो है ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर।
ये डायग्राम विजिबल है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना इसमें? कहीं कोई डाउट हो तो पूछना। हो गया क्या? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब वी स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये रहने देते हैं अभी। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? Mendel ने। नहीं, chromosomal theory of inheritance was not given by Mendel. Actually, it was the work of many scientists together. बहुत सारे अलग-अलग साइंटिस्ट का साथ में किया हुआ वर्क था। जैसे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो एग्जैक्ट साइंटिस्ट का नाम यूज करते हैं, वी नेम देम एज सटन एंड बॉवेरी। ठीक है, सटन एंड बॉवेरी को हम यूज करते हैं उनके नाम को। पर इसमें टीएच मॉर्गन का भी बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा वर्क है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो भी जो थे उन्होंने ही इस काम को एक्चुअली स्टार्ट किया था। ही वाज द फर्स्ट वन जिसका ये कहना था कि अगर क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट हैं और क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं या क्रोमोसोम सेग्रीगेशन शो करते हैं, तो क्रोमोसोम पे जो अलील्स प्रेजेंट होंगे वो भी तो सेग्रीगेशन शो करेंगे, उनके अंदर भी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? क्रोमोसोम्स अगर पेयर में है तो अलील्स भी पेयर में है, तो दो क्रोमोसोम अगर हमारा सेपरेट हो रहा है तो उन दो क्रोमोसोम्स पे जो दो अलील्स होंगे वो भी सेपरेट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, उन्होंने एक इंसेक्ट पे काम किया था, दैट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उस इंसेक्ट को क्यों हम यूज किए थे, उसी इंसेक्ट को ही क्यों यूज किया गया था? देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स। वी नो दैट 2/3 ऑफ द एनिमल किंगडम is constituted by arthropods, specifically insects. तो सिर्फ उसी एक इंसेक्ट को क्यों यूज किया गया? वी लर्न अबाउट इट, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में है। तो मॉर्गन का ये कहना था कि अगर क्रोमोसोम्स पेयर में है तो अलील्स शुड आल्सो बी इन पेयर। अगर क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है तो अलील्स का भी सेपरेशन होगा। ठीक है, मॉर्गन का ये कहना था। अब जो क्रोमोसोम्स पे जो काम होना स्टार्ट हुआ, दैट वाज इन अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, या फिर हम लोग अगर ऐसे देखें तो 1905 1900 से स्टार्ट हुआ था, और ये जो थ्योरीज था ये आया मेनली 1905 और 1906 में। ठीक है, मेंडल का थ्योरी पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया जा चुका था। मेंडल जो था उसके एक्सपेरिमेंट्स 1856 टू 1863 के बीच में हुआ था। दैट टुक 7 इयर्स। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को हम 7 इयर्स में 7 इयर्स के टाइम स्पैन में रखते हैं। 1856 से 63 तक उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए थे, बट हिज एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड ड्यू टू सम रीजन। उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए और बहुत साल के बाद, लेट्स से ऑलमोस्ट आफ्टर 50 इयर्स, दोबारा की बात करते हैं। Of Mendel was not accepted or it was rejected. ठीक है, तो हम लोग जाएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में।
पर उससे पहले हम लोग ये जान लेंगे, मेंडल के वर्क के सक्सेस से पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाई मेंडल्स वर्क वाज कंसिडर्ड टू बी अ फेलियर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मेंडल ने अपने वर्क को प्रूव किया था, स्टिल इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक सोसाइटी and Mendel actually died of depression and disease. Mendel worked for 7 years, 7 साल तक वो अपना सारा फोकस एक पी प्लांट पे लगाए and he was able to prove his experiments. More or less he was able to prove his experiments. अगर हम लोग co-dominance, incomplete dominance को अलग हटा दें तो उनके experiments prove हो चुके थे. Still उस टाइम पे वो जो एरा था that is known as the Darwin's era. उस टाइम पे हर वो वर्क पब्लिश होता था जो डार्विन को सही लगता था, और अगर मेंडल का काम करेक्टली हम लोग प्रूव कर पाते कि मेंडल इज करेक्ट, तो डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन और बाकी सारा प्रोसेसेस था वो एक तरह से रिजेक्ट हो जाता, डार्विन का थ्योरीज वहां पे रिजेक्ट हो जाता. सो डार्विन वाज द वन जो कि मेंडल के वर्क को पब्लिश नहीं होने दिए, एंड दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी. पर यहाँ पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, why were the experiments of Mendel not accepted? Why were the experiments of Mendel not accepted? Reason पता है? एनसीईआरटी में देखे हो, एनसीईआरटी पढ़े हो? मैम क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया था बायोलॉजी में. मैथमेटिकल एनालिसिस और लॉजिक्स का यूज किया था, जो कि उस टाइम पे बायोलॉजी की फील्ड में कहीं भी यूज नहीं हो रहा था. बायो और मैथमेटिक्स को हम कोरिलेट नहीं करना जानते थे उस टाइम पे. तो फर्स्ट ये होगा कि ही यूज्ड मैथमेटिकल लॉजिक्स and analysis to prove his experiments. पहला पॉइंट ये है. ठीक है, और कुछ एक तो कम्युनिकेशन भी उस टाइम पे बहुत वीक था. जैसे आज के टाइम में हम लोग को कुछ भी पब्लिश करना होता है, एक छोटा सा आर्टिकल भी अगर तुम सोशल मीडिया के थ्रू डाल दो तो बहुत ज्यादा वो पब्लिश हो जाता है, बहुत ज्यादा दूर तक जाता है. तो उस टाइम पे लोगों के पास अपने खुद के वॉइस नहीं थे, like there was no medium to communicate, so communication was not easy at that time. Second point, communication was not easy at that time. Okay, so communication was not easy. Communication was not easy. उस टाइम पे जर्नल्स पब्लिश करना या किसी मैगजीन में अपना वर्क पब्लिश करवाना इतना इजी काम नहीं होता था. लिख रहे हो ना? यस मैम, हो गया. ओके, और क्या रीजन था? He studied one character at a time. He studied one character at a time. ठीक है, और भी रीजंस था. चर्च उस टाइम पे अगर तुमको कोई भी अपना वर्क पब्लिश करवाना होता था तो तुम उसको उस काम को सिर्फ चर्च के थ्रू करवा सकते थे. यू हैव टू बी अ क्लर्जी मैन टू गेट योर वर्क डन.
क्लर्जीमैन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि चर्च के थ्रू चर्च के बिलीव्स को मानता हो और चर्च जो कहे उस बिलीव्स को मानता हो। तो उस टाइम पे ये सारा कुछ एक्सेप्टेबल नहीं था कि कुछ ऐसा जीन्स है या फैक्टर्स है हमारे पास जो कि वन मैन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होता है या फिर पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता है। उस टाइम पे माना जाता था कि इट वाज ऑल क्रिएटेड बाय गॉड। सो डार्विन वाज कनेक्टेड विद चर्च, पर वो चर्च के रूल्स को मानने से इनकार करते थे एंड दैट वाज येट अनदर रीजन जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गया था। और एनसीईआरटी में आपके बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है the reasons why Darwin why Mendel's work was not accepted। तो वो आंसर याद कर लेना, ठीक है। तो मेंडल का वर्क फेल हो गया था उस टाइम पे क्योंकि मेंडल प्रूव नहीं कर पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स को। ऐसा नहीं था कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स गलत थे, he just could not prove it, he could not convince the zoological or biological society at that time, ठीक है। तो उसके बाद 1900s में दोबारा से उनका काम स्टार्ट हुआ, उनका काम लाइक जेनेटिक्स पे दोबारा से काम स्टार्ट हुआ, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। साइंटिस्ट का नाम गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी, सटन एंड बॉवेरी, याद कर लिखो। उसके बाद हम लोग थ्योरीज लिखेंगे पहले कि इसके थ्योरीज थे क्या। chromosomes as well as genes occur in pairs। Two alleles of the same gene are present at the same locus of a chromosome। ये फर्स्ट थ्योरी है। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरी है, इसको लिखो। उसके बाद फिर हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स आकर इन पेयर। जब क्रोमोसोम का डायग्राम बनाए थे तो उसमें अलील्स के पोजीशन को भी मार्क किए थे। पोजीशन को हम लोग लोकस के नाम से डिनोट किए थे वहां पे। तो टू अलील्स ऑफ द सेम जीन्स आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो है वो भी पेयर में अकर करता है और क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील्स होता है वो एक फिक्स लोकस पे प्रेजेंट होता है। दोनों अलील्स का लोकस सेम होगा, दोनों अलील्स का जो पोजीशन होगा क्रोमोसोम पे वो सेम होगा और एक तरह से ये दोनों पैरेलल मूवमेंट शो करता है। अगर क्रोमोसोम्स पेयर में है तो जीन्स भी पेयर में रहता है। तो जिस तरह से क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा उसी तरह से यहाँ पे अलील्स या फिर जीन्स का भी सेपरेशन होता है। ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। डन? यस मैम। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो मैम। पक्का ना? ओके यस। ठीक है, लिख लिए। ओके, सो अब सेकंड पॉइंट, pairing and segregation of
chromosome would lead to the pairing or segregation of alleles. ये लिखो, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये याद रखना कि ये जितना भी थ्योरी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेल। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, सटन एंड बोवेल। मैम उठ के बाद क्या है? यहाँ पे उठ के बाद would lead to the pairing segregation of alleles. Would lead to the pairing slash segregation of alleles. ठीक है, डन? यस मैम। हो गया ना? यस मैम। Okay. Third and the last point is the knowledge of chromosomal visible है ना उधर तक? The knowledge of chromosomal segregation was combined with Mendelian principles and was called the theory of chromosomal inheritance. स्पेस नहीं है यहाँ पे, इट्स द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो सटन और बोवेरी ने क्या किया था? नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशंस, दो क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं, दैट इज मेनली मियोसिस। हम लोग मियोसिस के थ्रू पढ़ते हैं कि कैसे दो क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन वाज कंबाइंड, उसको कंबाइन किया गया मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके साथ कंबाइन करके जो थ्योरी हमारे पास आया, which was given by Sutton and Boveri, that was the chromosomal theory of inheritance or the theory of chromosomal inheritance. ठीक है? यहाँ तक लिख लो, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। हो गया मैम। ओके, मियोसिस याद है थोड़ा बहुत? यस मैम। मियोसिस में कितनी बार साइकिल रिपीट होता है? 2 बार होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, है ना? यस मैम। यस मैम। देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई क्रोमोसोम है, ठीक है? क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा पेयर में होता है। क्रोमोसोम्स पे जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक फिक्स पोजीशन होता है।
लेट्स सपोज अगर एक अलील जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड में भी अलील का पोजीशन सेम होगा। अलील जो है वो डिफरेंट हो सकता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की तरह से डिफर कर सकता है, या तो रिसेसिव होगा या डोमिनेंट होगा, पर अलील जो है वो पोजीशन सेम रहेगा। यहाँ पे लेट्स सपोज स्मॉल बी है, यहाँ पे भी लेट्स सपोज स्मॉल बी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स है। यहाँ पे अगर देखो तो लेट्स से कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम लोग मियोसिस का बात करें तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा, यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा या फिर जो सेपरेशन होता है वो y एक तरफ जाता है और x एक तरफ जाता है, सॉरी स्मॉल y एक तरफ जाता है, नहीं कैपिटल y, दोनों कैपिटल Y जो है, दोनों जो अलीलोमॉर्फ्स हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं। एनाफेज के स्टेज में दोनों सेपरेट होते हैं, है ना। और इधर भी जो दोनों X है, एक कैपिटल X है और एक स्मॉल x है, वो भी एक पॉइंट पे सेपरेट होता है, ठीक है। इधर अगर हम लोग बोले कि दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल गैमीट, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर क्रोमोसोम्स है एंड दिस इज द फीमेल वन, ऊपर मेल है, नीचे अगर हम लोग बात करें फीमेल है अगर नीचे, एंड इनका नेमिंग अगर हम लोग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे y x b और a है, यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 4 करते हैं तो जब सेपरेशन होता है उसके बाद जब दोबारा से क्रॉसिंग ओवर होता है तो सेपरेशन जब होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि ये सारे अलील्स जो है ये सारे सेपरेट होंगे, ठीक है, ये सारे सेपरेट होंगे, बी इट द फादर्स अलील और बी इट द मदर्स अलील। मदर और फादर दोनों के अलील्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, वो दोनों सेपरेट होंगे। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर हम लोग उस टाइम पे देखें तो Y जो है वो इन चारों एलील्स में से किसी के साथ भी मिक्स कर सकता है, किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है। Y जो है वो 1 2 3 4 किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है। सिमिलरली X जो है वो किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है 1 2 3 4। B जो है वो भी चारों में से किसी के साथ कंबाइन करके प्रोजेनी बना सकता है, और A जो है वो भी चारों में से किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है। और कैपिटल A जो है वो अलग कंबाइन करता है, वो अलग कॉम्बिनेशन शो करेगा, और स्मॉल ए जो है वो अलग कॉम्बिनेशन शो करता है। लाइक एनाफेज में ये सारे अलील्स जो है ये सेपरेट हो जाते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का गमीट बनता है। ये कैपिटल Y बनेगा, इधर भी कैपिटल Y बनेगा, कैपिटल X, स्मॉल x, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल A, स्मॉल a, और ये सारे हमारे पास मेल गैमीट्स हो गया। अगर फीमेल गैमीट्स की बात करें तो दैट विल बी 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। इन सब पे एक अलील प्रेजेंट होता है, सब पे एक अलील होगा। सिमिलर अलील जो होता है, जैसे एक्स अलील का बात करें जो सेम है, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, लाइक अगर रिसेसिव और डोमिनेंट पे डिपेंड नहीं करता है, एक अलील का जो लोकस होता है, पोजीशन होता है, वो हमेशा सेम रहेगा। और कोई भी गैमीट जो है वो, कोई भी मेल गैमीट जो है वो फीमेल के किसी भी गैमीट के साथ रैंडमली जो है वो अरेंज मिक्सअप हो सकता है, रैंडमली फर्टिलाइज हो सकता है। तो ये जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम के मूवमेंट को और जीन के मूवमेंट्स को कंबाइन करके सटन और बर्बेरी ने ये कहा था कि अगर क्रोमोसोम सेपरेट होता है तो हर क्रोमोसोम पे एक ना एक अलील प्रेजेंट होगा। तो अगर क्रोमोसोम सेपरेट होकर के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है तो यहाँ पे अलील्स भी जो है वो सेग्रीगेट होकर के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट
सकता है, कोई भी मेल के अलील के साथ कंबाइन कर सकता है, और जो सेपरेशन होगा मेल अलील्स का और फीमेल अलील्स का वो भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। तो क्रोमोसोम और जीन जो है अकॉर्डिंग टू सटन एंड बवेरी, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर वेरी मच सिमिलर, और उनके भी जितने भी लॉज फॉलो होते हैं अकॉर्डिंग टू सटन एंड बवेरी वो सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम्स और अलील्स में, क्रोमोसोम्स और जीन्स में, यहाँ पे क्रोमोसोम है, ये एक दोनों को अगर ज्वाइन कर दो तो ये क्रोमोसोम हो जाता है, सिंगल में ये क्रोमैटिड होता है। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये क्रोमैटिड है, और अगर दो क्रोमैटिड साथ में ज्वाइन हो जाता है एट द सेंट्रोमियर तो फिर हम लोग इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सिंगुलर है तो ये क्रोमैटिड्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम्स में और जीन्स में क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंसेस है। दोनों में से कौन पेयर में आकर करता है, जीन्स पेयर में होता है या फिर क्रोमोसोम्स पेयर में होता है? बताओ, क्रोमोसोम्स पेयर में आकर करेगा या फिर जीन्स पेयर में आकर करेगा? हेलो, दोनों मैम। दोनों, ठीक है, तो ये दोनों अकर्स इन पेयर। ये देखो, जीन्स और क्रोमोसोम का डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, मेनली इनके बीच सिमिलैरिटी नजर आएगा। सुनिधि, यस मैम। सुनिधि, यस मैम। लिख रही हो ना तुम भी साथ के साथ? यस मैम, लिख रहे हैं। ओके ओके, ओके, पेयर्स में प्रेजेंट होता है। इन दोनों में से कौन सा सेग्रीगेशन शो करेगा और कौन सा नहीं सेग्रीगेशन शो करेगा, या दोनों करेगा या दोनों नहीं करेगा? मैम दोनों करेगा। ओके, दोनों सेग्रीगेट होते हैं क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पे ही जीन्स प्रेजेंट होता है, तो सेग्रीगेट। ओके, किस टाइम पे सेग्रीगेशन शो करता है, कब होता है सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन क्रोमोसोम्स का गैमेट सेपरेशन किस टाइम पे होता है? मैम, गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम। गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम में, मियोसिस के टाइम में होता है। तो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। मियोसिस हम लोग जनरलाइज्ड वे में नहीं लिखते हैं क्योंकि मियोसिस के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। तो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है जब ये सेपरेट होता है तो दोनों गैमीट्स के पास एक एक क्रोमोसोम आता है, और जीन्स भी जब सेपरेट होता है तो दोनों गैमीट्स के पास एक एक जीन्स भी ट्रांसफर होता है, मतलब दोनों इक्वली डिवाइड होता है, चाहे वो क्रोमोसोम्स हो या जीन्स हो, हमेशा इक्वल डिवीजन शो करता है। ओनली वन ऑफ ईच पेयर third point, only one of each pair. Third point, only one of each pair
is transmitted to only one of each pair is transmitted to the gamete. यहां पे भी सेम होता है, जीन्स के केस में भी only one of each pair is transmitted to the gamete. सेम होगा, इसको कॉपी कर लेना. Only one of each pair is transmitted to the gamete. Independent pair segregate independently of each other. यहां पे भी सेम होता है, independent pair segregate independently of each other. यहां पे भी सेम चीज होगा, independent pair of genes will segregate independently of each other. इसको हम लोग कैसे समझते हैं? लेट्स से ये मदर का एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मदर का एक क्रोमोसोम है जिसपे अलील्स प्रेजेंट है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एक्स, ठीक है. और यहाँ पे इस साइड में बोर्ड शाइन कर रहा है क्या? यस मैम. इधर विजिबिलिटी है? मैम थोड़ा सा साइन कर रहा है बोर्ड. शाइन कर रहा है ना, ठीक है. अब ठीक है मैम. ठीक है सर, एक सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मदर का गैमीट्स है एक्स एंड एक्स, और यहाँ पे अगर हम लोग फादर का गैमीट्स लेते हैं, फादर का क्रोमोसोम लेते हैं, दैट इज Y, और लेट्स सपोज इसको हम लोग हेट्रोजाइगस है तो इसको हम लोग स्मॉल y ले लिए, ठीक है. तो जब ये सेपरेट होता है ड्यूरिंग एनाफेज, तो एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है. मदर का जो गैमीट्स है वो अपने आप में सेपरेट होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता फादर के गैमीट्स से, और फादर का जो गैमीट्स है वो भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा. ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है. तो अलील्स जो है वो भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है. जो पेयर है कैपिटल Y और स्मॉल y जो है उसके सेपरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता x और x के सेपरेशन से, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है. इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. तो पेयर का जो सेपरेशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है. अब जो ये कैपिटल X है ये कैपिटल Y के साथ भी फ्यूज कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है, और कैपिटल X जो है ये स्मॉल y के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है. जो दूसरा X है हमारे पास वो भी कैपिटल Y के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है और स्मॉल y के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है. तो अलील्स का भी जो मिक्सिंग अप होगा वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी होगा और इंडिपेंडेंटली ज्वाइन भी होगा, ठीक है. तो अलील्स और क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो कर रहा है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी फॉलो कर रहा है. तो एज सच हमारे पास अगर देखा जाए तो जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, सिमिलैरिटीज ही होता है. ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ईच गैमीट. सिर्फ एक पेयर ही एक गैमीट में जाएगा. एनाफेज पे जब हमारे पास स्प्लिटिंग होगा या फिर सेपरेशन होगा तो सिर्फ पेयर में से एक ही जो है वो
गेमीट एक गेमीट में ट्रांसफर होगा, दूसरा सेट जो होता है वो दूसरे गेमीट में जाता है। तो जैसे क्रोमोसोम्स में स्प्लिटिंग के बाद एक क्रोमोसोम एक ही गेमीट में जाता है, तो क्रोमोसोम के ऊपर ही तो अलील प्रेजेंट है, तो अलील भी क्रोमोसोम की तरह ही मूवमेंट शो करेगा। तो यही बोला गया था सटन और ब्रोवेल के थ्रू थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि हाउ डू वी कंपेयर बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये पता होना चाहिए ये अगर एग्जाम में आए तो। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है वो है कि हम लोग जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे तो उसमें हम लोग F2 जनरेशन में एक रेशियो आया था हमारे पास, वो रेशियो याद है, जीनोटाइपिक रेशियो? Yes, ma'am. 9 क्या is to था 3 डाई is to हाइब्रिड में? 9 is to 3 is to 3 is to 1. ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 का रेशियो वाज, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 का रेशियो आया था हमारे पास 9:3:3:1। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा लिंकेज एंड लिंकेज मैपिंग। ये लिख लो यहाँ पे, लिंकेज एंड लिंकेज मैपिंग। लिंकेज जो है वो 12th के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, लिंकेज मैपिंग जनरली एग्जाम्स में नहीं आता है, पर अगर आए तो पता होना चाहिए लिंकेज मैपिंग भी। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 का रेशियो याद रखना, दैट वाज 9:3:3:1। अभी ये आगे काम आएगा। चलो पहले डेफिनेशंस लिखेंगे, दो डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, वन विल बी लिंकेज एंड द अदर वन विल बी रिकॉम्बिनेशन। पहले ऐसे नॉर्मल टर्म्स में समझ लो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। लिंक जो होता है, लिंक का मतलब होता है चेन, ठीक है, तो किसी भी चीज को टाइटली बाउंड रखना, किसी भी चीज को टाइटली बाइंड करके रखना, उसको हम लोग लिंकेज बोलेंगे। और किसी भी दो चीज के कंबाइन होने को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो। पर अभी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे दोनों का। सो फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। When two genes in a chromosome, when two genes in a chromosome undergoes when two genes, और यहाँ पे लिख लो in the same chromosome, in the same chromosome, when two genes in the same chromosome undergoes a dihybrid cross, the parental type of progeny is always more in proportion, is always more in proportion this is due to
This is due to the physical. This is due to the physical association. इसके नीचे शायद नहीं नजर आ रहा है ना. This is due to the physical association. यहाँ कर लिखो. When two genes in the same chromosome undergoes a dihybrid cross, the parental type of progeny is always more in proportion. Physical association or linkage of two or more genes on the same क्रोमोसोम. ठीक है, अभी इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये तो लिख चुके थे ना आप लोग, लिख चुके हो ना ये. साक्षी, सुनिधि. यस मैम. यस मैम. ओके. तो देखो, जब भी किसी क्रोमोसोम पे, वैसे हम लोग को अब पता है कि किसी भी क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होता है और हर जीन जो है वो पेयर में आकर होता है और उसको हम लोग अलील्स कहते हैं. या तो वो होमोजाइगस हो सकता है या फिर वो हेटेरोजाइगस हो सकता है. होमोजाइगस मतलब सेम टाइप हो सकता है, हेटेरोजाइगस मींस डिफरेंट होगा. ठीक है, homozygous means same type and heterozygous means different type. तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक क्रोमोसोम ड्रॉ करते हैं, समझना और कुछ ना समझ में आए तो फिर यहाँ पे पूछना. एक क्रोमोसोम पे हमारे पास मल्टीपल अलील्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो जीन को लेते हैं. पहले लेट्स से कि ये जीन P है और ये जो है कि हमारे पास जीन Q है. ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये डोमिनेंट टाइप है तो ये कैपिटल P है. ये स्मॉल टाइप स्मॉल है तो ये रिसेसिव टाइप है. ठीक है, नेक्स्ट हम जीन देखते हैं. ये है स्मॉल a और ये है स्मॉल b. ऐसे बहुत सारा जीन्स हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है किसी भी एक क्रोमोसोम पे. ठीक है, ये ड्रॉ करो. ये जो है हमारे पास दो हैंड्स है, ये टोटल ये क्रोमैटिड है. हम लोग यहाँ पे एक क्रोमैटिड का बात कर रहे हैं. ये जो है ये अलील्स प्रेजेंट है और हर अलील का जो प्रोपोजिशन होगा उसको हम लोग लोकस बोलेंगे. पोजीशन ऑफ एन अलील. Position of an allele is known as locus. देखो, जब भी किसी एक क्रोमोसोम पे बहुत सारा जीन्स प्रेजेंट होता है तो इनके आपस में कुछ लिंकेज होता है. कुछ आपस में ये रिपल्शन शो कर रहा होता है या फिर अट्रैक्शन शो कर रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो अलील्स प्रेजेंट है तो वो या तो कुछ रिपल्शन शो कर रहा होगा या फिर कुछ अट्रैक्शन शो कर रहा होगा. अगर रिपल्शन शो कर रहा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी जो है वो क्या है, वो घट जाएगा. अगर कोई दो चीज है हमारे पास, लेट्स सी कि ये कोई जीन ए है और ये कोई जीन बी है, जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तभी तो हमारे पास नया एक प्रोडक्ट आएगा. राइट, लाइक न्यू रिकॉम्बिनेशन होगा. न्यू रिकॉम्बिनेशन होगा, न्यू टाइप आएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग टाइप आएगा. अगर ए और बी के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो P है, A है, Q है और B है, इनके बीच या तो रिपल्शन हो सकता है या फिर अट्रैक्शन हो सकता है. ये सिर्फ समझने के लिए है कि एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा
अलीज प्रेजेंट, एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट हो सकता है। हम लोग अभी इस स्टेज पे, क्लास 12 के स्टेज पे हम लोग सिर्फ 2 जीन का पढ़ते हैं, दो जीन के बीच में लिंकेज पढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है एनसीईआरटी में, that is of ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को कॉमन टर्म्स में हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जो है साइंटिफिक नेम है। तो जैसे साइंटिफिक नाम को लिखते हैं उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इट वाज स्टडीड बाय टी.एच. मॉर्गन। इट वाज स्टडीड बाय टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन कौन थे? साइंटिस्ट जो कि लिंकेज के बारे में पढ़ाई स्टार्ट किए थे, जो कि लिंकेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके लिंकेज को प्रूव किए थे। उनका ये कहना था, मॉर्गन का ये कहना था कि जब एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है तो जीन्स के बीच आपस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे उनका कहना था कि जो प्रोजेनीज फॉर्म होते हैं F2 जनरेशन में इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो 9:3:3:1 का रेशियो नहीं फॉलो करेंगे। और ये बस ऐसे अपने आप नहीं बोल दिया गया था कि 9:3:3:1 का रेशियो नहीं फॉलो करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू शो हुआ था। एक क्रोमोसोम पे कुछ अलील्स होते हैं, वो अलील्स या तो रिपल्शन शो करते हैं या फिर अट्रैक्शन शो करते हैं। जो अलील्स आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे उनके बीच रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। जो अलील्स आपस में अट्रैक्शन नहीं शो करेंगे, इनफैक्ट रिपल्शन शो करेंगे, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन का चांसेस घट जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, दैट विल बी इन लिंकेज मैपिंग। ठीक है, तो फिलहाल जो पहला एक्सपेरिमेंट था दैट वाज डन ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसका कॉमन नाम है फ्रूट फ्लाई। इट वाज डन बाय टी.एच. मॉर्गन। साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे हमारे पास टी.एच. मॉर्गन है। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही लिंकेज के एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों पिक किया गया। ठीक है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उसका लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल। लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है ना? लिखो साथ के साथ, ये लिखते जाओ, लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल, पहला पॉइंट। ठीक है, लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, इट कैन easily be grown, it can easily be grown on any culture medium। इसके लिए जो कल्चर मीडियम होगा या फिर इसको ग्रो करने के लिए जो फूड सब्सटेंस हम लोग यूज करेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत सिंपल कल्चर मीडियम पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ सिंपल कल्चर मीडियम। लाइक किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम एक पेट्री डिश यूज करते हैं, उस पेट्री डिश में हम लोग एक कल्चर मीडियम यूज करते हैं। कल्चर मीडियम इज द फूड ऑन विच दैट ऑर्गेनिज्म ग्रोस। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के केस में जो फूड हम यूज कर रहे थे वो इजीली अवेलेबल था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कल्चर मीडियम को ग्रो करने में। इट वाज द कल्चर मीडियम यूज्ड वाज अ वेरी सिंपल टाइप। तो सेकंड पॉइंट जो है, इट कैन बी ग्रोन ऑन अ सिंपल कल्चर मीडियम। थर्ड पॉइंट, male and female insects. This was an insect basically. So male and female insects can easily be distinguished. Can easily be
डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, ये लिखो। पूछ रहा है तो बताना। हो गया मैम। ओके। ऊपर वाला रब कर रहा है। अगर पूछा जाए लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल, अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए लाइफ स्पैन कितना बड़ा है, दूसरे में क्या 2 वीक लिखना है? मैम, 2 2 वीक। वीक्स, राइट? हाँ, 2 वीक्स, 14 days. Large number of, अच्छा, male and female can be very easily be distinguished. Fourth point, large number of progeny, large number of offsprings produced from a single mating. Large number of progeny produced from a single mating. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल जो है इजिली डिस्टिंग्विशेबल होती है। मेल जो होता है वो साइज में हमेशा फीमेल से स्मॉल होता है। अगर मेल का साइज ये है तो फीमेल जो है वो बड़ी होती है साइज में। ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में, और नंबर ऑफ लाइनिंग्स जो होता है और जो कलर होता है वो भी काफी डिस्टिंग्विशेबल होता है। मतलब मेल और फीमेल को अगर देखो तो इजिली हम लोग को समझ में आ जाता है कि कौन सा जो है वो मेल मेलानोगास्टर है और कौन सा फीमेल मेलानोगास्टर है। ठीक है, ये लिख चुके हैं ना पूरा, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है वैसे। यस मैम। ओके, तो टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था वो था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। यहाँ पे ये 2 ऑर्गेनिजम्स को पिक किए, एक जो था वो मेल था और दूसरी जो थी वो फीमेल थी। और एक जीन पे यहाँ पे हम लोग एक क्रोमोसोम पे यहाँ हम लोग 2 जीन्स को स्टडी करेंगे। पहले मेल को अगर देखें, पहले अगर मेल मेलानोगास्टर को देखें तो मेल को पिक किया गया था, दिस वाज ब्राउन बॉडी, red eyed was the male melanogaster, और फीमेल मेलानोगास्टर जो थी that was yellow bodied, white eyed. यही है ना? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट, जो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं, वो 2 कैरेक्टर्स हैं आई कलर और बॉडी कलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक सिंगल क्रोमोसोम है, उस पे हम लोग 2 जीन्स के लिंकेज को देख रहे हैं। यहाँ पे 2 जीन्स है, एक है ब्राउन बॉडी और दूसरा है रेड आई। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फीमेल ड्रोसोफिला है which is yellow bodied, white eyed. एग्जाम में तुमको पता होना चाहिए कि ब्राउन बॉडी रेड आइड है और येलो बॉडी के साथ व्हाइट आइड है, और कौन सी फीमेल है और कौन सा मेल है, ये याद रहता है या फिर इसको याद रखने में डिफिकल्टी होता है? बताओ। मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ट्वाइलाइट मूवी देखे हो?
कौन सा मैम? ट्वाइलाइट मूवी देखी हो? ट्वाइलाइट नो मैम। नहीं देखे हो, कोई बात नहीं। देखो उसमें एक वैम्पायर होता है, ठीक है। ट्वाइलाइट मूवी में एक मेल वैम्पायर था, ठीक है, ऐसे याद रखो, मेल वैम्पायर है। तो मेल वैम्पायर था वो, काइंड ऑफ अफ्रीकन लुक था उसका, ठीक है। तो उसका बॉडी ब्राउन था, ठीक है, बॉडी ब्राउन था, लाइक हाई मेलानिन पिगमेंट था, तो ब्राउन बॉडी था। और सिंस वो वैम्पायर था इसलिए उसका आंख जो था वो लाल था। तो देयर इज एन अफ्रीकन वैम्पायर। तो अगर वैम्पायर है तो वैम्पायर का आंख हमेशा रेड होता है, ठीक है, इट्स रेड इन कलर। तो वैम्पायर्स आई वाज रेड और ब्राउन बॉडी, और वो मेल था, ठीक है। तो मेल जो है वो ब्राउन बॉडी रेड आइड होगा, और येलो बॉडी द फीमेल, शी वाज पेल इन कलर, शी वाज नॉट ब्राउन, शी वाज पेल इन कलर। तो येलो बॉडी है, और अगर येलो बॉडी है तो उसके बॉडी में मेलानिन पिगमेंट्स कम है, तो येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई, व्हाइट आई, आई कलर कम हो जाता है जब मेलानिन पिगमेंट्स कम हो जाता है, तो ठीक है। तो ब्राउन बॉडी रेड आइड और येलो बॉडी व्हाइट आई, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा तुमको, ये कॉम्बिनेशन जो है ये याद रखना होगा। हमको ऐसे ही याद रहता था, अगर ये यूजफुल हो तो देख लो, ऐसे अगर याद कर पाओ तो। मैम हाँ बोलो। मैम तो मैम क्या मैन जो है वो क्या डोमिनेंट है? मैन जो है ये वाइल्ड टाइप है, मेल जो है वाइल्ड टाइप है, तो ये डोमिनेंट है, तो ये रिसेसिव होगा। तो मैम वो इसको हमेशा होगा? हाँ, ये जो कैरेक्टर है ब्राउन बॉडी और रेड आइड, ये डोमिनेंट टाइप है, और येलो और व्हाइट जो है ये रिसेसिव टाइप है। एनसीईआरटी को इनको बताते हैं कौन सा पेज नंबर। एनसीईआरटी पेज नंबर 84 खोलो, यस मैम। ठीक है, एक सेकंड। मैम खोलिए। क्रॉस बी, फिगर 5.11 नजर आ रहा है उसमें, यस मैम, यस मैम। ठीक है। उसके नीचे में देखो, linkage results of the two dihybrid crosses conducted by Morgan. Cross A shows crossing between gene Y and W. Cross B shows crossing between genes W and M. Here, dominant wild type alleles are represented with plus sign in superscript. Note the strength of linkage. Okay, wild type alleles, dominant wild type alleles. Yellow body, white eye. एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड रुकना बताता है। येलो बॉडी व्हाइट राइट, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट टाइप है। येलो और व्हाइट जो है ये डोमिनेंट है, येलो बॉडी व्हाइट आई डोमिनेंट है, और इधर ब्राउन आइड और ब्राउन बॉडी और रेड आइड जो है ये रिसेसिव है। इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल y और स्मॉल w से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिसेसिव टाइप है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल y और स्मॉल w से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डोमिनेंट है, येलो और व्हाइट जो है वो डोमिनेंट है, मेल जो है वो रिसेसिव टाइप है, ठीक है। वाइल्ड टाइप जो रिप्रेजेंट किया हुआ है प्लस सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग को जो भी नजर आ रहा है ना, जिस किसी में प्लस ऊपर में दिया हुआ है प्लस सुपरस्क्रिप्ट, वो सारा हमारा वाइल्ड टाइप है। एनसीईआरटी का वो डायग्राम देखो 5.11। मैम व्हाइट आई कलर तो मैम रिसेसिव होगा? Alleles, dominant wild type alleles are represented with plus sign in sub. है और उसके अलावा तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, बस वही एक क्लू है हम लोग के पास।
समझ रही हो साक्षी? Yes, ma'am. नहीं कंफ्यूज होना है यहाँ पे? Yes, ma'am. बताओ अगर कंफ्यूज हो तो। एक काम करते हैं, ये लिंकेज एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? उसके बाद तुमको खुद ब खुद वो डायग्राम समझ में आने लगेगा और तुमको समझ में आ जाए कौन सा डोमिनेंट टाइप है, कौन सा रिसेसिव टाइप है, ठीक है? एक एग्जांपल लेके वो एक्सप्लेन करें और खुद तुम सीख जाओगे कि कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ठीक है? वो करके देखें, Yes, ma'am. ठीक है? और थोड़ा सा बीच में टाइम गया था तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना? तुम्हारा कोई क्लास भी है इसके बाद, मतलब तुम्हारा और सुनिधि का कोई क्लास भी है इसके बाद? नो मैम। हेलो, Yes, ma'am. तुम लोगों का कोई क्लास भी है क्या इसके बाद अभी? नो No, ma'am. अभी नहीं है ना, तो ठीक है, हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है? हेलो, यस मैम। मैम आपके पास अभी 15 मिनट टाइम है, 13 मिनट। 4:50 में मैम हमें दूसरा क्लास स्टार्ट करना होगा। अच्छा, दूसरा क्लास है? 50 तक आप ले जाइए मैम। ठीक है सर, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग 2 जीन्स पढ़ेंगे कि एक क्रोमोसोम पे 2 जीन्स हैं, ठीक है? तो लेट्स से हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे जीन्स, जस्ट अ सेकंड। ओके, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक प्लांट को, ठीक है? ये रेड फ्लावर कलर है और लॉन्ग सीड है, तो ये अगर डोमिनेंट है रेड फ्लावर कलर और लॉन्ग सीड, तो इसका रिसेसिव टाइप क्या होगा हम लोग के पास? क्या? ये एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है? यहाँ पे एक प्लांट है जिसका कि राउंड रेड कलर है, ठीक है? रेड कलर है। लेट्स से हम लोग लेथाइरस ऑर्डरेटस लेते हैं। लेथाइरस ऑर्डरेटस पता है क्या होता है? स्वीट पी को लेथाइरस ऑर्डरेटस बोलते हैं। लेथाइरस ऑर्डरेटस का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं इसको समझने के लिए। ऑर्डरेटस, लेथाइरस ऑर्डरेटस का कॉमन नेम होता है स्वीट पी। जैसे पाइजम सैटिवम का नाम था गार्डन पी, इसका नाम होता है स्वीट पी, लेथाइरस ऑर्डरेटस, ठीक है? तो लेथाइरस ऑर्डरेटस के केस में हमारे पास डोमिनेंट अलील है रेड फ्लावर और लॉन्ग सीड। हम लोगों को पता है कि कोई भी अलील जो है वो पेयर में आकर करता है ना? और ये सिंगल क्रोमोसोम पे 2 अलील हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंगल क्रोमोसोम पे 2 जीन है क्योंकि हम लोग लिंकेज को समझ रहे हैं। लेथाइरस ऑर्डरेटस स्वीट पी का केस है। अगर ये कैपिटल आर कैपिटल एल है तो इसका रिसेसिव टाइप क्या होगा? ये अगर डोमिनेंट है तो Small r, small r और small l, small. स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल एल स्मॉल एल। इससे जीन्स, इससे हम लोग के पास गैमीट्स क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल एल, और इससे क्या आएगा गैमीट? Small r, small l. स्मॉल आर स्मॉल एल, ठीक है? इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जीनोटाइप क्या होगा? Capital R, small r और capital L, small l. कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है? इसका सेल्फिंग करो, इसका सेल्फिंग करो, ठीक है? ये हमारे पास F1 जनरेशन आया। इसका जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो F2 जनरेशन में हमारे पास रेशियो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आ रहा है? वो नहीं, 9:3:3:1. ठीक है? यहाँ पे हमारे पास रेशियो जो है
9:3:3:1 आना चाहिए। 9 जो है इसका फिनोटाइप बताना। मैम राउंड और येलो। रेड और लॉन्ग, रेड और हाँ लॉन्ग, रेड और लॉन्ग। रेड और लॉन्ग। 3 का बताना। 1 का बता दो, चलो 1 का बताओ क्या होगा। मैम शॉर्ट और वाइट, वाइट एंड शॉर्ट। है ना? यस मैम। वाइट और शॉर्ट। यहाँ पे जो 9 होता है वो डोमिनेंट होता है। 9 जो होगा, 9 हमेशा डोमिनेंट रहता है। इसमें जो दोनों कैरेक्टर्स होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स आएगा। और 1 का जो दोनों कैरेक्टर होगा, वाइट और शॉर्ट, ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर होगा। और बीच का जो दोनों 3 और 3 आता है ना, ये हमारे पास हाइब्रिड होता है हमेशा। बीच का जो दोनों 3 और 3 होगा वो हाइब्रिड होगा। तो रेड और लॉन्ग हाइब्रिड क्या हो सकता है? व्हाइट और लॉन्ग हो सकता है। और एक और क्या होगा? रेड और शॉर्ट। रेड कलर, शॉर्ट सी। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रेशियो है कि यही आना चाहिए, है ना? अगर हम लोग मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हम लोग के पास रेशियो ये आना चाहिए। जबकि रेशियो क्या आया था, ठीक है, ये आना चाहिए। पर जब इस केस को हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पे रेशियो क्या आया था वो देखो। 450, 38, 42, 470। क्या ये 9:3:3:1 के रेशियो में आ रहा है? नो मैम नहीं आएगा शायद। नहीं आएगा। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। उसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे उसमें से 583 जो था वो डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था, 583, ठीक है। नेक्स्ट जो था जो हाइब्रिड टाइप वो 26 था, ये 24 था। और जो लास्ट आया हमारे पास दैट वाज 170, ठीक है। ये क्या 9:3:3:1 को रिजेंबल कर रहा है? कर रहा है, बताओ। नो मैम नहीं करेगा। नहीं कर रहा है ना? अभी ये रेशियो देखो, 451.6, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है, मतलब रेड और लॉन्ग है ये, ठीक है। फिर व्हाइट और लॉन्ग, फिर रेड और शॉर्ट, और व्हाइट और शॉर्ट, ठीक है। ये पहला रेशियो है हमारे पास। सेकंड जो है दैट इज 150 150/6, 150.6, और फिर आया 50.2। ये बताओ ये 9:3:3:1 को कर रहा है? थ्री और 1 तो है ना ये? यस मैम शायद करेगा। कर रहा है, यस मैम। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेशियो जो था, जो मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ये रेशियो था। पर ये रेशियो नहीं आकर के जो डेविएशन हुआ वो था, जो रेशियो आया वो था 583:24:20, 26:24:170। ये रेशियो आया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अनोमली दिख रहा है और मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ये। यस मैम। हाँ, अभी देखो, दो हमारे पास पेरेंटल टाइप है। रेड और लॉन्ग एक पेरेंट था, व्हाइट और शॉर्ट दूसरा पेरेंट था, ठीक है। ये फीमेल पेरेंट थी हमारे पास, ये मेल पेरेंट था। यहाँ पे ये जो है रेड और लॉन्ग, दिस इज अ पेरेंट, दिस इज अ मेल पेरेंट हियर। व्हाइट और शॉर्ट जो है दिस इज अ फीमेल पेरेंट। और ये दोनों जो आया है हमारे पास,
ये है रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे हम लोग अगर रेशियो को देखें तो हम लोग को पता चल रहा है कि पेरेंट टाइप जो है उसका रेशियो नॉन पेरेंट टाइप से ज्यादा है।